स्वागत है साथियों। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ट्रांसजेंडर आंदोलन के बारे में एक बातचीत। सामाजिक विकृतियां, सांस्कृतिक विकृतियों के चलते समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा निरंतर दशकों से लगातार समाज की मुख्य धारा से दरकिनार है। जब हम ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने एक बनी बनाई एक छवि जो बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं। हमारे घरों में अलग अलग आयोजनों में किन्नरों का समूह आता है, हम उनको वहीं तक देख पाते हैं। या कभी हम ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं, तब जो लोग हमारे पास जो ट्रांसजेंडर आते हैं, हम लोगों से पैसा मांगते हैं और हम उनकी मदद के लिए पैसा देते हैं। आमतौर से इसको माना जाता है कि जोर जबरदस्ती से लिया गया। तो क्या ट्रांसजेंडर सिर्फ इतने ही हैं? क्या इन्हीं को ट्रांसजेंडर कहा जाता है? क्या ये इनको एक मानवीय पहचान हासिल है? दरअसल स्कूल के दिनों से ही जो हमें बता दिया जाता है जेंडर सिर्फ दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वहां से ये सारी लड़ाई एक हिस्से के अनजान हिस्से के पक्ष में आ जाती है। समाज के दबाव की हद ये होती है कि एक परिवार में पैदा बच्चा अपने यौनिक अलग तरह से होने के कारण से, उसकी पहचान अलग होने के कारण से, उसके प्राकृतिक विकास अलग अलग तरह से होने के कारण से परिवार से उसे अलग कर दिया जाता है। परिवार इस क्रूरता की हद तक चला जाता है। इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन स्थिति चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और समाज में अपनी पहचान के लिए, अपने वजूद की पहचान के लिए, अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा हिस्सा है। और ऐसे ही संघर्षों की एक साथी बिट्टू के आर आज हमारे साथ हैं। बिट्टू ने तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसजेंडरों के हो रहे आंदोलनों में हिस्सेदारी की है और अपने देश के कई बड़े ट्रांसजेंडर आंदोलन में नेतृत्व भी किया है। अपनी छोटी सी उम्र में अपने संघर्षों से जो पीड़ा उन्हें पैदा हुई, उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बना करके अपने समाज के पक्ष में खड़ा हुआ और उसका नतीजा है आज उनके जैसे सैकड़ों हजारों ट्रांसजेंडर जो हैं नई पहचान के साथ, पूरे विश्वास के साथ समाज से आमना सामना कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं बिट्टू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे बीच में हैं और आपके माध्यम से हम लोगों के बीच में, आपके समाजों के बीच की जो तमाम सारी गुत्थियां हैं उन पे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक मुख्य धारा का समाज या देश इन मुद्दों के प्रति सचेत नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, संवेदनशील नहीं होगा, तब तक वो इसे नहीं समझ पाएगा। तो बिट्टू, सबसे पहले अपने परिचय के साथ अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसके बारे में बताइए। मेरा परिचय ज्यादा नहीं है। मेरा नाम बिट्टू है। मैं एक ट्रांस मैन हूँ। मतलब मेरा जो खुद के शरीर के साथ जो रिश्ता है वो एक, सपोज आप भी मतलब अपने आंख बंद करके अगर आप अपना हाथ उठाते हैं, आप अपने हाथ देख नहीं पाते हैं, बट फिर भी आंख बंद होते ही आपको पता है कि आपका हाथ कहाँ है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर से, यहाँ से, मतलब यहाँ का जो नर्व्स है वो पूरे ब्रेन तक एक सिग्नल भेजता है, एक संदेश ये देता है। भेजता है कि मैं इधर, संदेश देता है कि मैं इधर हूँ। तो उसी तरह से मतलब आंख बंद करके ही हमेशा तुम्हें एक उम्मीद होती है, एक अपेक्षा होती है कि मेरे बॉडी में दो हाथ है, मेरे बॉडी में दो पैर है। मतलब अगर दो हाथ दो पैर है तो बहुत बार अगर किसी को फॉर एग्जांपल कुछ एक्सीडेंट होता है जिससे हाथ का एक हिस्सा निकल जाता है, सपोज एक्सीडेंट में एम्पुटेशन होता है, एक हाथ का हिस्सा निकल जाता है, तो फिर भी लोगों को बहुत बार एक फीलिंग होता है कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे हाथ है, चाहे वहां पे कई ना बार हो उस तो हाथ भी। का इस्तेमाल करने की भी कोशिश होती होगी, बावजूद वहां हाथ नहीं है। हाँ, हाथ ना हो तो भी। तो इस तरह से भी हम समझते हैं कुछ लेवल पे कि ट्रांस मतलब है कि जैसे मैं ट्रांस मैन हूँ, इसका मतलब है कि मेरा बॉडी से एक उम्मीद है या एक सोच है कि वो एक मर्दों वाला बॉडी जैसा है। कुछ भी अगर मुझे इंडिकेशन मिलता है, कुछ भी मुझे लगता है कि ये उससे अलग है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मतलब क्योंकि बस सिर्फ ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दो हाथ है, तो दो हाथ होने से वो मिसमैच, वो जो नहीं होता है, दूरी है, हाँ, अपने एक्सपेक्टेशन से वो और असलियत समन्वय से, बनता है पूरा वो का पूरा। प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ हाँ। पर जब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तीन हाथ है और सिर्फ दो है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब सिर्फ दो हाथ है और तीन है, तो वो
वो अलग अलग होने का जो वो हमेशा मतलब मिसमैच जो आपके होता ब्रेन है। को आती रहती है, हाँ, संदेश, उससे मतलब एक मानसिक डिस्टरबेंस तो होता है। तो उस तरह से मैं एक ट्रांसमैन हूँ, और बहुत सारे ट्रांस, ज्यादातर स्पेशली इस देश में लोगों को ट्रांस महिलाओं का पता है, या किन्नर कम्युनिटी के कुछ के लोग, जो जिसमें हर कोई ट्रांस महिला जैसा आइडेंटिफाई नहीं करते, बट बहुत लोग करते भी हैं। पर जिनको महिला का ऐसा बोला जाता है कि महिला का मतलब आइडेंटिटी है, पहचान है। पर हम लोग ये सवाल या भी इसको पूछ रहे हैं ऐसे कि कहें मर्द कि महिला या इसको होने ऐसे का कहें, असली है कुछ भी क्या। लोगों के हाँ, शरीर का जो विकास क्रम है वो महिलाओं का रहा, लेकिन उनका जो मानसिक विकास जो हो रहा था वो पुरुष के स्तर पे हो रहा था। हाँ, पर फर्क करना चाहता हूँ कि सामाजिक लेवल पे मतलब मर्द महिला क्या होता है, वो उस चीज पे भी हम सवाल उठाते हैं। और शारीरिक स्तर पे मतलब क्या होता है कि अगर आपका माइंड बॉडी में सिर्फ एक फर्क हो, कि आपका ब्रेन क्या की क्या अपेक्षा उस बॉडी से, और उस बॉडी का असलियत क्या है। तो उस दूरी को को हम झेलते हैं ट्रांस कम्युनिटी में। आपने और हर किस ट्रांस व्यक्ति को इतना दूरी महसूस भी नहीं होता है, पर तो ये भी लोगों के बीच में ये चेंज जैसे डिफरेंसेस कोई होते हैं। पुरुष अपने अपने तमाम शरीर के जो भौतिक स्वरूप है उसके साथ उसकी जो मानसिक स्थिति, उसकी भावना, हम्म, इन तीनों का जो सम्मिश्रण होता है एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन हम्म, यही कहीं पे जो हम्म। तीसरा समूह है उसके साथ थोड़ा सा मिसमैच है, जिसकी सामाजिक स्वीकारोक्ति करने के लिए समाज तैयार नहीं होता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? थोड़ा बहुत मतलब एक लेवल पे मैं ये तीसरा समाज वाला शब्द से को मैं यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत बार इसका मतलब जो जड़ है वो हिंदू धर्म के एक सोच में है, कि मतलब ये हाँ, हाँ, मैं तृतीय मैं वहीं पे आऊँगा। या तृतीय जो समाज जो है। मिथक बन गए हैं, जो मिथक बन गए हैं, हाँ, तो हाँ, इसीलिए मैंने उसको कहा जो सांस्कृतिक मिथक हैं, जो हाँ, वही उसको ले वही वही। करके बताया गया कि हाँ, जैसे कि एक एक देव ने इनको अलग से सृजित किया। हाँ, हाँ, वो सब एक तरफ वही है। वही मुझे ये बताइए वही। कि आपको किस उम्र में ये महसूस हुआ कि नहीं, आप एक पुरुष हैं, या आपके अंदर जो पूरी प्रक्रिया है वो एक पुरुष वाली प्रक्रिया है, और उन परिस्थितियों से जो आपकी बेचैनी और समाज से आपका सामना, ये द्वंद क्या था? सच बताऊं तो मुझे मतलब मैं जब स्कूल में था, मतलब 10th स्टैंडर्ड में था, तो उस टाइम के आसपास ऑलरेडी वो ऐसा लग रहा था। पर तब भी मेरे यही सवाल थे जो आज मेरे मन में है, कि पुरुष होने का मतलब क्या है, स्त्री होने का मतलब ही क्या है। क्योंकि तब भी मेरा सवाल ये था कि मतलब ये जो लोगों को मर्द महिला में बांटा जाए, और फिर बोला जाता है कि आप ये टाइप ऑफ लेबर कर सकते हो, आप वो टाइप कर सकते हो, ये पूरा जेंडर व्यवस्था पे तब भी मेरे सवाल थे, और अब भी है। तो ऐसा नहीं उस डिवीजन को मानता हूँ, और उसके मानने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मर्दों वाले कैटेगरी में डालो। ये है कि मैं पूरा सामाजिक व्यवस्था पे सवाल करना चाहता। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो ब्रेन है वो मेरा बॉडी से एक्सपेक्ट करता है कि मतलब मर्दों कि वाला बॉडी है। बहुत मैं किस स्पेसिफिक चीज भूमिका है को कि मेरा ब्रेन को एडॉप्ट करूं? लगता है। हाँ। क्या? निश्चित। तो जब आपने 10th स्टैंडर्ड में थे हम्म, और आपने अपने अंदर इस तरह का हम्म, परिवर्तन महसूस किया, हाँ, और निश्चित तौर पे एक स्थिति आई होगी जब आपने सबसे पहला जो इसका मुकाम है आपका परिवार, हाँ, अपने परिवार हम्म, से शेयर किया होगा, तो परिवार की हम्म। क्या प्रतिक्रिया रही थी? प्रकाश आता है कि मतलब अगर हम इस चीज पे ज्यादा सोचे ना, तो निकल जाएगा वो, सुलझ जाएगा अपने आप, ऐसा सोच तो हमेशा होता है उनका। तो यही रहा मोस्टली, बट अब इतने साल के बाद मतलब वो अभी मान रहे, समझ रहे कि ये मेरे लिए काफी मतलब एक लेकिन जितने सहज काफी ढंग से रियल आप चीज बता है। रहे हैं, शायद ये इतना सहज नहीं रहा होगा। और खास तौर पे हाँ, नहीं, जब कभी नहीं होता है। जब इसको ले करके परिवार के दरवाजे से, घर के दरवाजे से बाहर जब ये बात रखी गई होगी, तब हम्म, परिवार का एक तनाव और उस पूरे का परिवार और पूरे समाज का तनाव जो आपके ऊपर था, उस पे क्या हम्म। कहें? हाँ, मतलब एक लेवल पे मैंने हमेशा मतलब क्योंकि मैं स्कूल के टाइम से हमेशा ओपन रहा हूँ कि मैं ये हूँ,
और अगर कोई समझे नहीं मतलब या किसी भी तरह से मतलब कुछ भी नेगेटिविटी दिखाते थे मेरे मेरे प्रति कि मतलब इसमें कुछ गलती है या कुछ भी, तो मैं तुरंत बोल देता था कि गलती तो तुम में है, और मैं उनको अपना जिंदगी से मतलब दूर ही रखता था। तो मैं खुद ही अपना जिंदगी बनाने में मतलब मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मुझे ऐसा ऐसे लोगों के साथ अपना जिंदगी वेस्ट नहीं करना है जो किसी भी किस्म का मतलब चाहे मतलब इस मामले पे हो या चाहे जाति धर्म इन सब चीजों पे हो, जो किसी भी तरह का भेदभाव अपने मन में रखते हैं, मुझे ऐसे लोग अपनी जिंदगी में चाहिए नहीं। तो इसलिए मैंने कुछ लेवल पे बिट्टू, आप आ, आप जो हैं, निश्चित तौर पे शायद बचपन में ही जिस परिवार से निकली और जिस तरह से आगे बढ़ी, आपके परिवार के अंदर शायद ये खुलापन या ये स्पेस अवेलेबल था कि आप अपने आप को उनके सामने रख सके। निश्चित तौर पे वो उतना खुला भी नहीं होगा, कुछ तो संघर्ष नहीं चला ही बिल्कुल नहीं। होगा, है नहीं? और लेकिन एंड अंततः बहुत आप, साल के बाद भी मैंने उनको बोला, मतलब समाज से पहले बोला, उनको बाद में बोला। अच्छा, मतलब आपने अपनी 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 पूरी बैटिंग जो थी वो बाहर से ही शुरू की। हाँ। तो ये वही। बताइए, अच्छा, आपका कहानी शायद बहुत सारे लोगों जैसा नहीं है। हम्म। बहुत सारे लोग आपकी तरह अपनी इस द्वंद से निकल भी नहीं पाए। मिसाल के हाँ। तौर पे ये जो कहा जाता है कि जब कोई बच्चा या उसका परिवार जब अपने हम्म। घर के, मतलब किसी बच्चे के अंदर इस तरह के परिवर्तन जब देखने लगते हैं तो परिवार सबसे पहले एक दहशत में आ जाता है कि समाज के सामने क्या कहेंगे। और हाँ। इसके साथ ही वो बच्चा जो है एक तरह से अकेलेपन का शिकार होने लगता है, परिवार से उसका हम्म। रिश्ता टूटने लगता है। और ऐसी बिल्कुल। स्थिति में अधिकतर ये देखा गया, खासतौर पे मध्य वर्ग के या उससे नीचे के परिवारों में, कि उसकी परिवार के अंदर एक्सेप्टेंस या परिवार वालों की उसके प्रति सारी अपेक्षाएं भी सडनली खत्म हो जाती हैं। महज हम्म। कुछ शारीरिक परिवर्तन जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर मानसिक परिवर्तन है, उसके कारण परिवार उसको एक सामान्य परिवार के सदस्य के रूप में नहीं देखता है। और वो जो तमाम हम्म। अपेक्षाएं परिवार जो है वो बेटे या बेटी से करता है, वो उससे करना बंद कर देता है। यहीं से परिवार का हम्म। वो सदस्य आइसोलेशन का शिकार होना शुरू होता है, एकाकीपन का शिकार होता है, जो अंततः हम्म। उसको घर से बाहर कर देता है। आपका इस पे क्या कहना है? हाँ मतलब बस एक दो चीजें कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट ने सारे गांव के बहुत गरीब परिवार देखा है जिसमें कोई अवेयरनेस टाइप का नहीं है, मतलब जनरली सोचा जाता है कि शहर में रहने वाले मतलब एजुकेटेड लोग ज्यादा एक्सेप्टिंग होते हैं। मैंने इतने सारे स्पेशली ट्रांसमेन के फैमिली देखा है जो बिल्कुल किसी भी ट्रांस चीजों पे अवेयर नहीं होके भी मतलब कुछ खास उनको सेंसिटाइजेशन किसी ने किया नहीं हो, बट वो बस अपने बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं और वो अपने बच्चों का डायरेक्टली दर्द समझते हैं, उनके बच्चों का दिल समझते हैं। तो बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि हाँ मतलब कोई भी किसी को भी मतलब किसी तरह का मतलब एजुकेशन या सेंसिटाइजेशन करने से वो ज्यादा सेंसिटिव होंगे, ज्यादा संवेदनशील बना सकते हैं लोगों को, पर लोग किस जगह से शुरू करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे जो गांव के लोग हैं जो मतलब बिल्कुल ऐसे परिवार जो कभी ये शब्द सुने भी नहीं हो, उनमें से बहुत लोग बहुत लेकिन इस संवेदनशील सारी होते हैं पहले एक्सेप्टेंस के से। बाद मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ हाँ। कि एक बेटे या बेटी से जो अपेक्षाएं करते हाँ। हैं, वो बिल्कुल। अपेक्षाओं का लेवल बहुत बुरी तरह गिर जाता है। जैसे एक हाँ। बेटा है तो एक नेचुरल ढंग से सोचा जाता है, इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, पीसीएस हाँ। हाँ। बनाएंगे। बिल्कुल। सिमिलरली यही बेटी बिल्कुल। के लिए सोचा जाता है। लेकिन बिल्कुल। ये जो बिल्कुल। सोच का है, वो ट्रांसजेंडर अभी अगर परिवार का सदस्य अगर कोई है तो ठीक है, उसको सब कुछ मिलेगा, हर तरह की सुविधाएं भी हैं, घर में रहे खुश, खूब खुश रहे, और हम लोग उसके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन उसको अपने लिए कुछ नहीं करना होगा। एक ये चीज बहुत दिखती है। क्या आप इस पे कुछ कहेंगे? हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट जो हर इस टाइप का अपेक्षा होता है बच्चे से, वो पूरा मतलब जाति और जेंडर व्यवस्था से बहुत टाइड अप है। तो हमेशा जब कोई ट्रांस है उनको पर्सन है तो हमको इमीडिएटली पता चलता है कि
हमारे परिवार सिर्फ हमको एक इंसान के जैसे देखते नहीं है, हमेशा उसमें बहुत स्पेसिफिक अपेक्षा होती है, और वो अपेक्षा इस समाज से बना बना हुआ है, बच्चे से बना हुआ नहीं है। तो मतलब एंड वो समाज तो ब्राह्मणवादी पितृसत्तक समाज है ही, तो हमेशा वो चीज उसमें आता है। ऑफकोर्स अलग अलग परिवार अलग अलग, बट मतलब वो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का एक ही कैरेक्टर नहीं है पूरे देश में, अलग अलग जगह में अलग अलग उसके रूप है, पर बेसिक व्यवस्था वही है एंड डोमिनेंट व्यवस्था वही है। तो उसी सोच के आधार पे हाँ मतलब बच्चे से अपेक्षा सोचा जाता है, और उसमें जेंडर तो आ ही जाता है। पर आई थिंक बहुत सारे मतलब जो किसी भी लेवल पे अगर लोग जाति और पितृसत्ता के खिलाफ लड़ते हैं, तो माँ बाप से और समाज से टकराव तो होने ही वाला है। तो तो अपने हाँ, वजूद को ये स्थापित चीज करने हम के शेयर लिए करते हैं उन सबके समाज साथ। से जब तक दो दो हाथ नहीं हाँ। होगा, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे, आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। बिट्टू, राइट आपका एक चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राइट राइट करना राइट। चाहता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति भी जो शायद उस स्तर पे संवेदनशील नहीं था, मुझे हमेशा लगता था सबसे ज़्यादा एक्सक्लूडेड, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड दलित हैं। लेकिन जब मैं 2012 के आसपास केरल में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, शायद वो पहला मौका था जिसने मुझे बहुत अंदर तक झकझोर दिया था। और वहाँ से मैंने सोचने की, मेरे अंदर एक सोचने की प्रक्रिया शुरू हुई, और जो भी हो पाता है मेरे अपने काम के स्तर के अंदर, मैं उसको बेहतर से बेहतर अंजाम देने की कोशिश करता हूँ, और उसी प्रक्रिया में आज आपको यहाँ बुलाया है। पिट्टू, एक बड़ा डिवीजन भी दिख रहा है। जैसे हम्म हम पूरा का पूरा किन्नर समाज के बारे में बात करें, तो एक उसका वो दबा कुचला हिस्सा है जो महज जो तमाम तरह के जो पारंपरिक लोगों के घरों में कार्यक्रम होते हैं उनमें जाता है, और एक जो पारंपरिक ढंग से जो कुछ मिलता है उसे लेकर के आ जाता है, उससे अपने आप को चलाता है। दूसरा एक हम्म ये है जो रेलवे ट्रेन वगैरह में पैसे कमा करके काम चलाता है। समाज के हम्म सामने किन्नर समाज की एक ये स्टीरियोटाइप की यही एक छवि जा रही है, या जाती है, या बनी हुई है, और ये हम्म बदस्तूर जारी है। बावजूद इसके कि आप जैसे और आपके वरिष्ठ लोगों के द्वारा तकरीबन 2 दशक से एक मजबूत आंदोलन चलाया गया। एक मजबूत आंदोलन का नतीजा ये रहा कि 377 जैसे कानून पास हुए, और आप लोगों को उसमें एक राहत मिली। पहले ऐसा कभी सुनने को नहीं आता था, आज किसी स्टेट ने अपने यहाँ सेपरेट टॉयलेट बनवाने का किया। कई सारे कॉरपोरेट्स में सेपरेट टॉयलेट्स बनने लगे। मेट्रो से लेकर के तमाम बड़े बड़े कॉरपोरेट ट्रांसजेंडर्स को अपने अपॉर्चुनिटी देने लगे। तमाम ट्रांसजेंडर्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करके बेहतर जॉब पाने लगे। यहाँ तक की हद पहुँच गई कि फैशन वर्ल्ड में, पूरे के पूरे फैशन वर्ल्ड में ट्रांसजेंडर्स ने अपना शानदार अपने प्रदर्शन किया, और उस पर उन्होंने एक बेहतरीन पोजीशन पाई। तो इस तरह से कई बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। लेकिन ये जो सक्सेस स्टोरीज जो हैं, ये इनका इस्तेमाल इस समाज की एक नई छवि बनाने के लिए नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या कारण मानते हैं आप? मुझे लगता है कि अम, बहुत मतलब ये जो सारे लीगल स्ट्रगल्स रहे हैं, चाहे 377 रिपील का हो, उससे भी ज्यादा नालसा जजमेंट का हो, या ट्रांस बिल को शेप करने का जो मतलब को बदलने का जो संघर्ष रहा है, इन सब संघर्षों से मतलब काफी कुछ चेंज हुआ है, काफी मतलब सरकारों की तरफ से भी मतलब एक प्रेशर भी बना है, और बहुत ट्रांस सारे लोगों का स्टेट एक गवर्नमेंट ने विजिबिलिटी कई बन सारे रहा है। इनिशिएटिव लिए। हाँ, पर पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि इसमें ये है कि अभी भी ट्रांस कम्युनिटी, स्पेशली ट्रांस महिलाओं का कम्युनिटी के तरफ एक, जब तक ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का सोच रहेगा समाज में, तब तक उसका बेसिक हल नहीं मिलेगा, मतलब तो बेसिक क्या, राहत नहीं मिलेगी समाज तब को। आप जब ये सवाल कर रही हैं कि ट्रांस महिलाएं ज्यादा वल्नरेबल हैं ट्रांस मेल की कर अपेक्षा, रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ, ऐसे बोलेगे आप। हाँ 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 देखो ये तो गलती होती है। हाँ तो हाँ मैं ये हाँ हाँ, कह रहा वो हूं तो तुमसे दिक्कत कि नहीं है। मुझे हाँ ये बताओ कि ट्रांस महिलाओं की स्थिति ज्यादा वल्नरेबल है, ये एक सच्चाई है, और आप मानते हैं इसके पीछे जो पूरा का पूरा पितृसत्तात्मक सोच और ब्राह्मणवादी सोच है। हम्म। ऐसी स्थिति नहीं में मतलब हाँ, मैं नहीं बोलूंगा कि उनका कमजोर है,
मैं बोलूंगा कि मतलब ट्रांस मैन ट्रांस महिलाओं का अलग अलग है, पर ट्रांस महिलाओं को एज अ कास्ट देखा जाता है हाँ, ऑलमोस्ट। तो मैं बिल्कुल मतलब उसी लोग जगह आ उनको रहा एक हूँ समूह देखते कि हैं। ट्रांस हाँ। महिलाओं को लेकर के इस देश के जो तमाम महिला आंदोलन है, वहां पे उनकी हम्म। शामिलियत, वहां पे उनके मुद्दों को उठाया जाना, तमाम हम्म। तरह की जो उनकी मांगे हैं, उनकी मांगों के साथ ट्रांस महिलाओं के मुद्दों को जोड़ा जाना, जैसी क्या कोई हम्म। प्रक्रिया अभी शुरू हुई है? आप तो हाँ तमाम तो सारे मुख्यधारा के आंदोलनों के भी हिस्से में हैं, आप लगातार हम्म। उसमें सहभागिता है, आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बिट्टू, कम से कम ये एज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी शायद ये मुद्दा शामिल होता हो, लेकिन क्या देश के जो महिला आंदोलन है उस पे ट्रांस वीमेन के मुद्दे शामिल होते हैं क्या? हम्म। नहीं तो अभी काफी साल से मतलब ऐसा पुश करने की प्रक्रिया के साथ साथ कुछ कुछ जगहों में महिला आंदोलन ने बहुत अच्छी तरह से ट्रांस महिलाओं का मुद्दा अपनाया है, उठाया है। तो पर शुरुआत में तो ऐसा कभी होता नहीं है ना, तो ये हमेशा संघर्ष के साथ होता है। और अभी भी जैसे कि महिला आंदोलन में बहुत सारा ब्राह्मणवादी भी है, मतलब वो अभी भी बहुत दिखता है। क्लास का मतलब एक एलिट क्लास का मतलब विजिबिलिटी ज्यादा होता है, दिखते ज्यादा है। तो ये सारी चीजों को चेंज करने की बहुत जरूरत है, पर हो रहा है अच्छा। एंड बहुत जगहों में अच्छे से हो रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज और वैसे ये भी एक एंटी कास्ट आंदोलन में भी मैंने देखा है कि बहुत ट्रांस इश्यूज को नहीं, ये तो उठाया जा मुझे रहा है। भी मालूम है। जब बिल्कुल। दलित मुद्दे को लेकर के मैं मुख्य धारा के आंदोलन में गया था, तो मुझे भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। करेक्ट। आपसे मुझे ज्यादा अच्छी तरह किसी को याद है। पता भी नहीं होगा। हाँ, और तो आपने मतलब आपने आपने फॉर एग्जाम्पल इतना इमीडिएटली संवेदनशीलता दिखाया था हमारे ट्रांस आंदोलन को भी, और लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मतलब मतलब जैसे कि स्पेशली जो लोग जेंडर और कास्ट दोनों का मतलब एक इंटरसेक्शन फेस करते हैं ना, तो स्पेशली जो दलित बहुजन हमारे ट्रांस साथी है, मतलब पूरा दुनिया का इतना सारा मतलब दबाव फेस करना पड़ता सभी है। तो पूरे वंचित वर्ग के सभी लोगों की यूनिटी में एक ट्रांसजेंडर भी एक हिस्सा है, हम ये मानते हैं। हाँ। लेकिन बिट्टू, मैं फिर उसी जगह आता हूँ कि हाँ। आखिर क्या कारण है कि ट्रांसजेंडर्स का आंदोलन से जो हिस्सा जुड़ा हुआ है उसके, हम्म। और ये जो दूसरा पक्ष है जो समाज के सामने बहुत कहना चाहिए विजिबल ढंग से दिख रहा है, इन दोनों के हम्म। बीच में कोई किसी तरह की सामंजस्य या शामलियत नहीं नजर आ पाती है। हाँ, ऐसा क्यों है, या ऐसा है भी या नहीं? मतलब आई थिंक बहुत संदर्भ के साथ स्पेसिफिकली वेरिएशन होता है, तो इसलिए मैं एक ही आंसर नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा है या नहीं है। काफी काफी स्पेसिफिक संदर्भ में हमको अलग अलग अनुभव दिख रहे हैं कम्युनिटी के लोगों का। तो बेसिकली ऐसे ही कहेंगे कि संघर्ष तो जारी है। और सिर्फ ये नहीं कि हम चाहते हैं कि मतलब मुख्य धारा के संघर्ष में हमको भी जोड़ो, बट मुख्य धारा है भी क्या, उस चीज पे भी सवाल वो है हम भी या उठाना नहीं? चाहते हैं। वही। जैसे कि मतलब आई थिंक स्पेशली जो एंटी कास्ट आंदोलन है, वो ऐसा नहीं कह रहे कि मतलब हाँ, मतलब भेदभाव तो हुआ है हिंदू समाज से, बट ऐसा बोला नहीं जा रहे हैं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने वेरी क्लियरली बोला कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे अपना हिंदू व्यवस्था में समेटो, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है कि आपका हिंदू व्यवस्था कितना अंदर से मतलब कीड़ों से भरा है, मतलब कितना मतलब विकृत है। प्रॉब्लम है, विकृत है, और उसको पूरी तरह से विनाश करना है। तो हम भी वही बोल रहे हैं, पूरा जाति और जेंडर के व्यवस्था को समेट के लेके जो, हाँ, पूरा ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के बारे में। अ, बिट्टू, ये क्या नाम, हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा सा 377 की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको, उस पे थोड़ा प्रकाश डालें, जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि आज आप लोगों को किस तरह के अधिकार हासिल हैं, और किस तरह से आप उन अधिकारों का इस्तेमाल करके एक बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं, एक बेहतर समाज का निर्माण में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सो एक्चुअली बताऊं तो 377 का ज्यादा इसमें रोल नहीं रहा है। स्पेसिफिकली 377 का कानून क्या था मैं बताता हूँ। उसमें बस ये लिखा है कि जो अननेचुरल सेक्स है, मतलब प्रकृति के खिलाफ वाला सेक्स है, वो उसमें लिखा गया था कि इस टाइप का प्रतिबंधित है। नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हाँ प्रतिबंधित है, और उसके ऊपर एक सजा भी था। तो बट पॉइंट ये है कि इसका प्रूफ के मामले पे बहुत सारे केसेस कोर्ट में जाते भी नहीं थे। पर ये भी और ऐसे तमाम बहुत सारे जो कानून हैं जो मतलब जिसका आधार भी में भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे
420 वाला कानून हो, चाहे मतलब किडनैपिंग वाला कानून हो, जो लगातार ट्रांस लोगों के ऊपर किया जाता था अगर वो अपने पार्टनर के साथ घर से भाग के निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कानूनों का इस्तेमाल पुलिस स्टेशन के लेवल पे इस्तेमाल होता था, चाहे परिवार या समाज द्वारा ट्रांस लोगों को कंट्रोल करने के लिए, या पुलिस स्टेशन द्वारा उनसे पैसे या इवन सेक्स वर्क करवाने के लिए। नो, तो पुलिस स्टेशन के लेवल पे ट्रांस लोगों का बहुत, अभी भी चलता है, बहुत एक शोषण होता है इस मामले पे, इस आधार पे कि ट्रांस लोगों का इस समाज में एक जगह नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि मतलब कोई कपल पार्क में है तो पुलिस उनको भी खींच के लेके जाएगी, कोई इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट प्यार करने वाले लोग भाग रहे तो उनको भी पुलिस ऐसा करेगी। ये नहीं कि इसके खिलाफ कोई कानून है, पर जब कानून है तो ज्यादा आधार है उनको ऐसे पुलिस स्टेशन में छेड़ने का, पैसा लेने का। और 377 ऐसा था, बहुत सारे कानूनों में से एक था जिसकी जरूरत था भी नहीं ट्रांस लोगों को के ऊपर पुलिस स्टेशन के लेवल वो पे शोषण जबरदस्ती करने के लिए। इम्पोज कर तो दिया उसका गया। हटने से, हाँ, और वो जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा इम्पोज किया गया, अब उसको रीड डाउन किया गया है कि मतलब जो लोगों की सहमति से कुछ भी ऐसा चीज हो। एंड सच बताए तो अननेचुरल सेक्स जो अंग्रेजों के मन में था वो तो ट्रांस लोग और गे एलजीबीटी कम्युनिटी से अच्छा, ज्यादा मतलब स्ट्रेट हेट्रोसेक्सुअल लोग अच्छा, भी मैं करते हैं, है मैं ना। तो मैं एक वो चीज जानना सारी चाहता चीजें, हाँ, मैं पर मैं बात यह है कि पुलिस उनके पीछे नहीं पड़ते थे क्योंकि उनका सामाजिक लेवल पे एक अप्रूवल है। नहीं, मैं हाँ। वही कह रहा हूँ। मैं एक चीज जानना हम्म। चाहता हूँ कि आप एक सर्वांगीण ढंग से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के विकास के लिए को कैसे देखते हैं, और उसको किसी खास मतलब उसको बराबरी में लाने के लिए किस तरह की आप हम्म। व्यवस्थाएं चाहते हैं? मिसाल के तौर पे कि क्या हाँ। ऐसा सोचा जाना, जैसे दलित ये सोचते हैं कि उनके बच्चों के लिए रेजिडेंशियल सेपरेट रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, जहां जिससे वो किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार ना हो। एक मिसाल दे रहा हूं। तो क्या कभी आप लोगों के राइट। आंदोलन की तरफ से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को के सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर के कोई ऐसा डिमांड तैयार हुआ है या सरकार के सामने रखा गया है? हाँ, बताइए। तो बहुत सारे कुछ कुछ तो नालसा जजमेंट के थ्रू आया था। तो नालसा जो जजमेंट था उसमें लिखा गया कि हमको अपने जो हमारे चॉइस का जो जेंडर है उसमें हम इस समाज में रह सकते हैं लीगल तौर से, और कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे मेडिकल प्रूफ कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे मन से ही जो आता है वो हम डायरेक्टली उसको स्वीकार कर निभा सकते सकते हैं। हैं। तो उससे लोगों का लाइफ थोड़ा बेटर हुआ है, हाँ। और उसके बाद का भी कुछ कुछ विकास हुआ है, मतलब अम, उस मामले को मेनली लेके। एंड हम सरकार की तरफ भी मेन जो डिमांड है जो डाले हैं, जो अभी तक मिला नहीं है। हालांकि मतलब अभी का जो ट्रांसजेंडर एक्ट बना है जो काफी प्रॉब्लमेटिक था, उसके पहले तिरुचि सिवा बोल के एक राज्यसभा एमपी, डीएमके के राज्यसभा एमपी ने राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला था। उसमें एक मांग थी जो डायरेक्टली तमिलनाडु के जो बहुत मतलब एक जुझारू मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वहां पे, जो उन्होंने उनके सामने ये डाला था कि रिजर्वेशन की जरूरत है। और वो वर्टिकल रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। सो सपोज कोई दलित और ट्रांसजेंडर दोनों हो तो एससी कैटेगरी के अंदर एक 1 to 2% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऐसा हो, ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी हो और जनरल में भी। तो इस या कुछ प्रपोजल्स में बोलते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर लेकिन जनरल बाय द कैटेगरी वे, जो ट्रांस लोग लोग भी इस रिजर्व हो सकते कैटेगरी हैं। में नहीं आते हैं, उनका हाँ। क्या होगा? हाँ, तो इसलिए कुछ लोगों का प्रपोजल कभी रहा है कि ओबीसी कैटेगरी वाले इसमें कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति आ सकता है, बट ताकि एससी और एसटी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मतलब दोनों टाइप ऑफ शोषण का जो अनुभव है उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन कैटेगरीज के अंदर होना चाहिए। तो ये प्रपोजल डाला गया। रिजर्वेशन एक ऐसा चीज है जो अभी तक हासिल नहीं हुआ है। हालांकि अलग अलग मेमोरेंडम में भी और अभी ऐसा एक प्रपोज्ड बिल में भी आया था, कानून में भी आया था, बट सिर्फ प्रस्ताव के लेवल पे रह गया और हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि भाजपा सरकार ने अपने बिल में सारे जो जरूरी प्रावधान थे सब निकाल दिया। अरे हेल्थ केयर नहीं। का प्रावधान निकाल दिया,
फ्री हेल्थ केयर तो सबसे जरूरी चीज है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उसी के लिए लोग लोग जब निर्णय लेते हैं सेक्स वर्क और यू नो ये समाज ब्राह्मणवादी पितृसत्ता तो आपको पता है, आप वो समाज का व्यवस्था ऐसा है कि जेंडर कास्ट दोनों लेके लोगों को काम दिया जाता है। लोगों को काम कौन सा करना है उससे कोई जेंडर पूछताछ से तो तय होता है किस कर, स्तर का काम दिया जाएगा। जेंडर और कास्ट दोनों। और कोई निश्चित तौर पर। ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो तो उनको सिर्फ सेक्स वर्क और बेगिंग, ये सिर्फ दो चीजें दिए जाते हैं, कोई दूसरा काम में आने नहीं देते हैं। अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी के घर में झाड़ू पोंछा भी करना चाहे तो नहीं आने देंगे। और बट उसके ऊपर से सेक्स वर्क और बेगिंग को बधाई टोली, जो पारंपरिक बधाई टोली हो, उन दोनों को लेके फिर उनको नीचे दिखाता है, और उनको नीचे दिखा के फिर और भी भेदभाव करने का एक चीज और इस्तेमाल। एक तो आप ही एक काम दे रहे हो, आप ही उसको नीचे कर रहे हो, और फिर आप ही उस और एक दोनों के ये भी आधार पे मिथक है कि हमें भेदभाव कर उसके रहे श्राप से बचना है। हो। वही वही, हाँ वो साथ साथ चलता है, अजीब सा लेकिन व्यवस्था ये है। पता, ये एक मजेदार बात, ये जो लोग हाँ। वहां जाते हैं, क्या नाम, पारंपरिक कार्यक्रमों में जा करके बधाई के रूप में या चढ़ावे के रूप हम्म। में लेते हैं पैसा या सामान। दूसरी हम्म। तरफ ट्रेन में भी लोग मजबूरी में दे देते हैं। एक तो ये लगता है कि हाँ कहीं कुछ हमें श्राप ना दे दे, लोगों को ये बड़ा डर लगता है। तो ये दो वही। कैटेगरी जो हैं, ये तो ये इसी ढंग से सरवाइव कर रहे हैं। इनसे इतर हम्म। एक ऐसा भी व्यापक, मेरे अंदर से शायद 50% से ज्यादा ट्रांसजेंडर समाज ऐसा है जो इनसे बेहतर स्थिति में। लेकिन हम्म। मुझे ये बताइए कि विद इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कौन सी कास्ट या रिलीजन ज्यादा है, मतलब डोमिनेंट। वो जानना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, एक तो मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हर श्रेणी से आते हैं, तो जो जनरल समाज में है वो तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर भी है। पर कुछ लेवल पे जो आई थिंक हमारे वर्किंग क्लास, दलित, बहुजन, आदिवासी, लेट्स जैसे अभी तो आदिवासी एरिया से बाहर आए, तो स्पेशली दलित बहुजन कम्युनिटी के जो साथी हैं वो जनरली थोड़ा ज्यादा दिखते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर, मुझे लगता है, क्योंकि उनका एक तो साहस ज्यादा है, दूसरा मतलब ये जो पूरा सामाजिक, मतलब एक ब्राह्मणवादी का एंड प्रॉपर्टी के साथ जो लिंक है ना, कि मतलब प्रॉपर्टी से कट ऑफ किए, मतलब किए जाओगे, माँ बाप के पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब वो सोच ज्यादा होता है आई थिंक जो अमीर लोगों के पास। तो वो बहुत लेट मतलब और मतलब ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने से ज्यादा डरते भी हैं। तो बहुत सारा जो लीडरशिप है अलग अलग जगह में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर, वो दलित बहुजन वर्किंग क्लास साथियों के तरफ से ही आता है। और ये जो जो लोग भाग ये के जो ज्वाइन करते हैं, हाँ, या परिवार से एक एक सूट फिक्स करते हैं, फिर वो बनते हैं, मतलब उनके पास पैसे बचते भी नहीं है, क्योंकि क्या परिवार उनको आप पूरी लोग तरह कोई से कट ऐसा ऑफ कर देता प्रोसेस है। भी चलाते हैं जिसमें हम्म। आपकी जानकारी में इस तरह से आए कि किसी परिवार में कोई ट्रांसजेंडर बच्चा है या हम्म। युवा है, तो हम्म। उसके परिवार की या उनकी काउंसलिंग काउंसलिंग वगैरह करके एक ये स्थिति पैदा किया जाए कि वो बच्चा या युवा सहज रूप से परिवार के साथ अपनी सामाजिक स्थितियों में रह सके। हम्म। क्या ऐसा Yes. कोई प्रयोग चल रहा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए? हाँ, तो प्रयोग तो चल रहा है। जैसे आप पहले रेजिडेंशियल स्कूल वगैरह की बात कर रहे थे, तो ऐसा तो स्कूलिंग के लेवल पे भी प्रयास है, और मतलब ऑल ओवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी एक प्रयास है एक कि और सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि दरअसल स्कूल की बचपन की किताब में ही बता दिया जा रहा है कि सिर्फ दो ही जेंडर होते हैं, हम्म। और वहीं से जो एक्सक्लूजन है, जो अलग कर देने की जो एक प्रक्रिया है, वही शुरू हो जाती है। मानव हम्म। विकास क्रम में उसकी कोई भी श्रेणी किसी व्यक्ति की हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है किसी एक मुकाम के बाद, या वो महिला भी हो सकती है। उसको एक व्यक्ति के बतौर शुरू से ही पुरुष या महिला के चरित्र के रूप में ही विकसित किया जाता है, और बच्चों को हम्म। शुरू से ही उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं, स्त्री या पुरुष। ऐसी स्थिति हम्म। में बहुत लेट आवर में जाके जब बच्चे के सामने ये रखा जाता है, नहीं इसके अलावा भी ये लोग भी होते हैं, तब जो होता है उसके अंदर हम्म। एक अजीब तरह का धर्म संकट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो एक्सेप्ट क्या करे। क्योंकि कल्चरली
और स्कूल की शिक्षा बिल्कुल। शिक्षा और संस्कार दोनों स्तर पे ही एक नेगेटिव छवि पहले ही गढ़ दी जा रही है। शिक्षा में आपका जिक्र भी करेक्ट। नहीं है और संस्कार में आपकी एक नेगेटिव छवि है। ये जो दोहरे तरीके की चीजें, तो क्या कम से कम संस्कार जो जो हमारे सामाजिक संस्कार हैं उनको बदलने की एक लंबी प्रक्रिया है। आप लोग सामने आए हैं, लड़ रहे हैं, एक लंबी प्रक्रिया के बाद वो परिवर्तन अब दिख रहा है। आने वाले समय में और परिवर्तन होंगे, लेकिन जब तक शिक्षा के स्तर में, खासतौर पे प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पे इसकी स्पष्टता बच्चों को नहीं दी जाएगी, तब तक कैसे कोई बदलाव एक सर्वांगीण स्वरूप ले पाएगा? आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, मैं बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। मतलब इस तरह का सोच की मतलब ना केवल कि सिर्फ मतलब ये आइडिया कि सिर्फ टू जेंडर है, वो सिर्फ ट्रांस लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, हर लड़का लड़की के लिए भी हानिकारक है। मतलब बाद में लोगों को लगे कि मुझे हानि हुआ है कि नहीं, वो इस पे डिपेंड करता है वो कि वो कितना सोचते हैं समाज में अन्याय के बारे में। बहुत लोग ऐसे बहुत सारे अलग अलग किस्म के अन्याय तो मान ही लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं जो हमें दिख रहा है। किसी को भी बोला कि तुम्हें ऐसे 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 व्यवहार करना चाहिए और तुम्हारा जो मतलब जो भी मतलब प्राकृतिक रूप से जो व्यवहार आते हैं वो मतलब नहीं कर सकते। खास करके मतलब अगर आप किसी और को हानि नहीं पहुंचा रहे हो तो किसी भी व्यवहार, बच्चे का कोई दूसरा भी टाइप का व्यवहार पे पुलिसिंग करना उनके लिए हानिकारक है। और जेंडर का व्यवस्था ऐसा होता है कि मतलब बचपन में ही बच्चों को बोला जाता है कि आप ऐसे मत रहो, वैसे रहो, लड़का हो लड़की हो, इस टाइप का। तो ये सबके लिए हानिकारक है। यही हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, जिस तरह से मतलब हमारे अपने अपने मतलब कम्युनिटी के तरफ से हमको दिखता है कि कितना हानिकारक है पितृसत्ता और ब्राह्मणवादी। हम ये पूरा सिस्टम ही मतलब हानिकारक है। पर नहीं, लेकिन सवाल डेफिनेटली ये है, इसलिए देखिए बच्चों मैं को फिर नहीं वही बोला आ रहा जाना चाहिए हूँ कि दो कि जेंडर है। मैं इसीलिए हाँ, कि दो जानना जेंडर चाहता है, हूँ वो तो ट्रांस लोगों के लिए मैं बहुत इसीलिए हानिकारक ये है। जानना हाँ हाँ, चाहता बोलिए। हूँ आपसे कि क्या आपके पूरे आंदोलन में कहीं पे ये मुद्दा है हम्म। कि इस देश का जो कम से कम प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ही इस चीज हम्म। को, यौनिक भिन्नता बिल्कुल। को शामिल करना चाहिए और इसकी बिल्कुल शुरू करना से ही चाहिए, एक हाँ। स्पष्टता स्टेप बाय स्टेप हम्म। बच्चों को मिले अगर, तो इससे हम्म। एक बेहतर स्थिति पे होगा। और जब हम्म। बच्चा जब एक किसी एज में पहुंच के अपने अंदर जो मानसिक भावना के स्तर पे, शारीरिक परिवर्तन के लेवल पे जो हम्म। अपने आप को जिस तरह से महसूस करेगा, उसे वो सहज ढंग से स्वीकार भी कर लेगा। एक लड़की हो हम्म। सकता है एक निश्चित उम्र तक आए और वो एक बड़ी होने पे उसको अपने अंदर जो परिवर्तन लगते हैं, और अगर उसे लगता है कि वो लड़की नहीं लड़का है लाइक यू, तो हम्म। जितने सहज ढंग से तुमने स्वीकार कर लिया, तो ऐसा तो हो सकता है कि ये हर बच्चे को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने बिल्कुल। मानसिक, शारीरिक और भावना के स्तर पे जो परिवर्तन है, वो जो अपने आप को महसूस कर रहा है, उसकी सहज अभिव्यक्ति करके उस प्रकार के उसके उस तरह के जीवन को स्वीकार करके जी सके। सवाल ये हम्म। है, इसको लेकर के शिक्षा के स्तर पे जो परिवर्तन आने चाहिए, इसको लेकर के भी हम्म। आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास है क्या? हाँ बिल्कुल, नहीं, प्राइमरी स्कूल लेवल पे तो ये बदलना ही चाहिए। एंड मतलब अभी एनसीईआरटी के साथ भी मतलब कुछ टाइम से मैं एक कुछ मॉड्यूल्स डेवलप कर रहा हूँ जो मतलब ट्रांस बच्चों के लिए ये होंगे। तो यहाँ डेफिनेटली मतलब इसको स्कूल के लेवल पे ही, सिलेबस के नहीं, लेवल पे लेकिन ये ही लाना चाहिए। ट्रांस और बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं, नहीं, मैं हर आम किसी के लिए, बच्चों के हर लिए किसी कह के रहा हूँ। लिए। वही मैं बोल रहा हूँ, वही इसीलिए बोला कि मतलब वो व्यवस्था हर बच्चे के लिए हानिकारक है और हर बच्चे के लिए ये शुरू से ही स्कूल के लेवल से ही होना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर हो किसी स्कूल बुक में कि मतलब सिर्फ दो जेंडर नहीं है। ये है कि पूरा जो जेंडर व्यवस्था दिन पे दिन हर कहानी में, हर स्कूल टेक्स्ट बुक के स्टोरी में दिखता है, वो सारे चीजों को रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, हम्म। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो ट्रांस हम्म। समुदाय है, ट्रांसजेंडर्स का जो पूरा समुदाय है, हम्म। इसकी 2011 की सेंसस में इनका कि एक आंकड़ा भी निकल आया, ये कितने हैं। अब उससे एक अंदाज लग हम्म। सकता है कि यदि ये इतने हैं तो सरकार से इनके टोटल डेवलपमेंट के लिए, इनके लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज के हम्म। लिए
जो तमाम सारी व्यवस्थाएं जो चाहिए हम्म इनके टोटल आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि महज सामाजिक विकास मात्र से कुछ नहीं हो सकता है जब तक आर्थिक विकास नहीं हो। हम्म जब तक आर्थिक विकास के जब तक नए हम्म मौके नहीं मिलेंगे, तब तक इस समाज की पूरी छवि वही रहेगी जो कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन, ट्रेन, बस या अपने घर के पारंपरिक कामों में महसूस करता है या देखता है। और जो लोग हम्म अपने स्तर से तमाम प्रयास करके एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, वो लोग भी एक पॉजिटिव स्टोरी की तरह समाज के बीच में नहीं आ पा रहा है। इसको लेकर के एक तो यह है कि इनके पूरे हम्म समग्र आर्थिक विकास के लिए जो इनके मौके हैं, मौके इनको जो चाहिए, उसको लेकर के आपका आंदोलन क्या कर रहा है? हम्म हाँ, सो मतलब आई थिंक आंदोलन अभी एक यूनाइटेड तरीके से ही नहीं चल रहा है। हर कोई अपने अपने एरिया में अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं और हर लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी मतलब अपने अपने सरकार से बात कर रहे हैं, तो अगर उनका स्टेट सरकार, जैसे कि एक भाजपा डोमिनेटेड स्टेट में हो, तो स्टेट और सेंट्रल सरकार दोनों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और हमारे बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई लगाव या कोई मतलब कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर स्टेट लेवल पे ही वहां वहां चल रहा है। जैसे अभी पर मैं देख हर रहा लेवल हूँ, पे मतलब जैसे जैसे अभी एजुकेशनल मैं देख लेवल रहा पे, हूँ, जॉब्स के एक लेवल समय पे। में एक समय में दलितों का जो पूरे जो डिमांड रहता था, उसके केंद्र में अधिकतर रिजर्वेशन होता। आज उसके बाद हम्म कुछ जमीन वगैरह का डिमांड होता था, हाउसिंग की हम्म डिमांड होता था, एजुकेशन के लिए कुछ होता था, हेल्थ के लिए होता था। आज जो दलित हम्म वर्ग है, वो इंटरप्रीनरशिप के लिए बड़े पैकेज मांगता है। आज वो दलित इंटरप्रीनरशिप हम्म पे बातचीत हो रही है। आज वो अपनी स्किल डेवलपमेंट पे हम्म बातचीत कर रहे हैं। और वो लोग आज एक उद्यमी समाज, आज वो लोग एक श्रमजीवी समाज से उद्यमी समाज बनने का सपना भी देख रहे हैं। ठीक इसी तरह की, क्या हम्म ये जो आपका हिस्सा है, जैसे ये जो एक, मुझे बार बार ये लगता है, शायद ये मुझे थोड़ा स्पष्टता इस पे चाहिए कि ये मुझे बार बार लगता है हम्म ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा ऐसा है जो सक्षम वर्ग है, जो पूरे आंदोलन का भी हिस्सा है और अपनी मुद्दों को भी उठाने में सफल हो रहा है। और ये जितनी 377 का मुद्दा हो या तमाम मुद्दे हो, उस पे उसको लेकर के सफलतापूर्वक लड़ भी ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई उन लोगों तक नहीं जा पा रही है जो उन सारे हिंदूवादी मिथकों के शिकार हो गए। तो इनको जोड़ने की दिशा में क्या काम चल हम्म रहा है या चल सी, भी रहा जो 377 स्ट्रगल था, वो एक वेरी स्पेसिफिक एलीट क्लास के सवर्ण मतलब गे मेन ज्यादातर उठा रहे थे उस इशू को, जो खुद वैसे भी मतलब पुलिस के शिकार कभी कभी बनते भी थे, क्योंकि पुलिस उनको हरास करते थे। बट 377 को जिस तरह से वर्किंग क्लास और सेक्स वर्क में कार्यरत मतलब ट्रांस लोगों के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, ट्रांस लोग और गे मेन, वो कभी उस तरह से कोई भी अपर क्लास व्यक्ति ने फेस नहीं किया है। फिर भी वो उसको अपना स्ट्रगल मानते थे, क्योंकि उनको मतलब जैसे कि पैसे उनसे लूटा जाता था, पुलिस उनसे पैसे लूटते थे। वो बहुत अलग चीज है कंपेयर टू मारपीट करके मतलब कस्टोडियल रेप फेस करना। मतलब ये सारी चीज वर्किंग क्लास साथियों ने झेला है। और बाकी जो वर्किंग क्लास साथियों का और दलित बहुजन साथियों का ट्रांस और क्वेयर साथियों का संघर्ष रहा है, उसमें ये चाहे नालसा जजमेंट के ऊपर हो, ट्रांस एक्ट के ऊपर हो, इन सब में नहीं, ज्यादातर उस तबके ने मैं साथ फिर नहीं उसी दिया जगह है, आ रहा हूँ। मतलब आए नहीं ये है। ये तो जो अलग हिस्सा अलग है, चल रहे हैं। ये अलग अलग हम्म जो चल रहे हैं, इस पूरे चलने हम्म का, जैसे पूरे ट्रांसजेंडर मूवमेंट का जो फायदा हम्म इस हिस्से को मिलना चाहिए था, जो मोस्ट वल्नरेबल स्थिति पे है, जो जो हम्म जिसको कुल मिला के कुछ ही मौके दिख रहे हैं कि वो ये कर सकता है या ये कर सकता है। वो घर से हम्म। परित्यक्त हो जाएगा, और परित्यक्त होकर के वो ऐसी ही किसी टोली का हिस्सा बन जाएगा, या खुद की एक टोली बना करके हम्म पैसा जमा करेगा। उसको एक बेहतर सपना करेक्ट। दिखाने का जो कोशिश होनी चाहिए, वो क्या इस पूरे ट्रांसजेंडर आंदोलन का हिस्सा बन पा रहा है या नहीं। मुझे बार बार ये लगता है, हम्म और शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, कि कहीं ना कहीं ये हम्म जो हिस्सा है, ये उस पूरे व्यापक ट्रांसजेंडर आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। और नहीं इसलिए तो जैसे मैंने कहा। ट्रांसजेंडर की जो एक स्टीरियोटाइप की छवि बनी हुई है, वो भी नहीं टूट पा रही है समाज। हम्म
क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? नहीं, एट सम लेवल मतलब, हाँ मतलब एट सम लेवल जो मुझे लगता है कि जो ट्रांसजेंडर समूह का लार्जली वर्किंग क्लास दलित बहुजन फेस रहा है, वो अच्छा है कि मतलब उसको, उस संघर्ष को मतलब एक एलिट संघर्ष में बनाने की संभावना मतलब की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो लीडरशिप दलित बहुजन वर्किंग क्लास ट्रांस लोगों के हाथ में है और होना चाहिए। पर इट्स ट्रू कि जो लोग मतलब एलजीबी मतलब ट्रांस लोग भी नहीं है, एलजी स्पेसिफिकली गे मेन, अपर क्लास गे मेन, जो मतलब वो वाला पर्टिकुलर तबका में से कुछ कुछ लोग मतलब ऐसे बातचीत करते करते कुछ कुछ लोग फिर भी साथ देते हैं ट्रांस कम्युनिटी को, बट मेजोरिटी मतलब जो हजारों लोग प्राइड में नाचने के लिए बाहर आते हैं या मतलब वो सब गायब होते हैं जब ट्रांस लोग मरते हैं, कस्टोडियल डेथ्स होते हैं, पुलिस स्टेशन में प्रोटेस्ट करना होता है, ये सारे टाइम में वो बिल्कुल ही गायब है। तो वो मतलब हमेशा हर कम्युनिटी के अंदर मतलब ये टू लाइन टाइप ऑफ स्ट्रगल चलता है कि मतलब उस कम्युनिटी का कुछ भी कोई भी हिस्सा में बहुत सारा प्रिविलेज हो तो उनको बाकियों का मतलब सबके लिए सोचने का आदत डालना वो साथ साथ चलता है। एंड बट मुझे नहीं लगता, बट जो जो ट्रांस कम्युनिटी का स्ट्रगल है वो मोस्टली अभी जो वर्किंग क्लास दलित बहुजन लीडरशिप है उसका, वो अच्छी ही बात है। और वो बिल्कुल रिजर्वेशन से लेके मतलब बेसिक स्ट्रगल्स तक लड़े जा रहे हैं। तो मतलब वो लीडरशिप को हमेशा मैं सलाम देता हूँ, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से सिर्फ ये लोग हैं जिन्होंने एलजीबीटी कम्युनिटी का एक विजिबिलिटी बनाया है इस देश में। थैंक यू बिट्टू, बहुत अच्छा लगा। थैंक और यू वेरी मुझे मच। लगता है कि महज मुझे एक भी। बार की बातचीत में बात खत्म नहीं होगी। ट्रांसजेंडर से जुड़े हर मुद्दे को लगभग डेली एक का एवरेज है, 2 से 3 खबरों को हम लोग उठाते हैं, लोगों तक उसको पहुंचाते हैं। और हमारी और आपकी ये सारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। इसके अलग अलग पक्षों पे भी बातचीत करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि क्या हम अपने प्रयासों से समाज में कुछ ऐसा योगदान कर सकते हैं कि ट्रांसजेंडर समाज की पूरी संघर्ष पूरे समाज का संघर्ष हो, उनकी बराबरी के संघर्ष हो। और इसी एक बेहतरीन उम्मीद के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जरूर। बिट्टू, शुक्रिया। जरूर।